नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संघर्षकालीन जो भारत है अपना 1206 से 1757 ईस्वी तक के समय का, इसको हम विशेष तौर से दो पार्टों में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 1206 से 1526 के दौरान जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद 1526 से 1757 ईस्वी तक मतलब जो मुगलों का जो शासन रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इन्हीं दोनों शासन के दौरान अब इनके साथ में जो सत्ता के साथ में जो प्रतिरोध हुआ या उनके सहयोग जो हुआ, कौन कौन से राजा ने इनका सहयोग किया और कौन से राजाओं ने इनका प्रतिरोध किया, उनके बारे में जानेंगे। विशेष तौर से हम बात करेंगे इसके राजस्थान के कौन कौन से जो शासक हैं उनके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मराठों का इतिहास, विशेष तौर से शिवाजी के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके आगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी जो साम्राज्य है उसका क्या रोल रहा उसके बारे में बात करेंगे। और इसी दौरान सिख धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ और उसका विकास कहाँ से कहाँ तक, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जो हैं गुरु गोविंद सिंह, यहाँ तक ये जो 10 गुरुओं की जो परंपरा हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बंदा बैरागी और जो राजा रणजीत सिंह है उसके बारे में भी हम इस जो अपना संघर्षकालीन भारत है इसके दौरान हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहा वो रहा 1206 से 1526 तक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रारंभ हुआ 1206 से, तो इससे पहले की जो स्थिति हम भारत की देखें तो उसमें यह है कि यहाँ पे 1206 से पहले लगातार जो विदेशी आक्रमण होते रहे और जो भारत है या भारतीयों ने वीरता पूर्वक इन जो आक्रमणों का क्या किया, प्रतिरोध किया। प्रारंभिक अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया और यहाँ से खदेड़ा। अब कौन कौन से आक्रमण हैं जो अपने भारत पे 1206 से पहले प्रमुखतया हुए, तो उनमें हम बात करते हैं अरबों का समुद्री आक्रमण, मतलब पहला जो समुद्री आक्रमण है उसके बारे में हम बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो अरब प्रदेश में जो खलीफा थे उमर खलीफा, उसके समय में 636 ईस्वी में अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया। जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है उसके पास ही है ठाणे स्थित, वहां पर इस पर आक्रमण किया गया और यहाँ पे अरबों का ये जो अभियान था ये विफल हो गया। और इसका जो उल्लेख है वो हमें मिलता है किताब फुतूह अल बुल्दान में, इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद के आक्रमण की यदि हम बात करें तो अरबों के अन्य आक्रमण के रूप में कि इसके बाद भड़ोच जो बंदरगाह है वहां पे और सिंध के जो देभाल बंदरगाह है यहाँ पे अरबों के आक्रमण हुए, लेकिन यह आक्रमण भी क्या रहे, असफल रहे। अब ये उल्लेख जो मिलता है वो हमें मिलता है चचनामा में, कि चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल का जो संघर्ष हुआ उसमें अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हो गया और मारा गया। अब इतना होने के बाद में अरबों के इन आक्रमणों की असफलता के बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। और मोहम्मद बिन जो कासिम का आक्रमण होता है वो कहाँ पे होता है, और अपने यहाँ पे सिंध में, और सिंध का जो राजा है उस समय कौन है, दाहिर। इन दोनों के मध्य भयानक संघर्ष होता है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान एक जो तीर है वो हाथी पे सवार राजा जो दाहिर है इसके सीने में लगता है और राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसकी रानी और राजकुमार जैसिया, इन दोनों ने भी क्या किया, किले की रक्षा के लिए ये डटे रहे, मतलब संघर्ष जारी रहा। इस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद में कुछ समय तक कहें कि इसके बाद में अरबों का आक्रमण थोड़ा रुक गया। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। ये तुर्की है, ये दोनों कहाँ के, तुर्की। तो ये तुर्कों का जो आक्रमण होता है उसमें पहला होता है मोहम्मद गजनवी का,
और मोहम्मद जो गजनवी का आक्रमण होता है भारत में, वो कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल इन दोनों से कड़ा संघर्ष होता है। और इसके बाद हम बात करें, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है वो पृथ्वीराज जो अपने यहाँ पे शासक था, पृथ्वीराज चौहान, उसके समय होता है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अपने धोखे से या कहीं छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में यहाँ पे तुर्की जो साम्राज्य की स्थापना का क्या खुल गया, मार्ग खुल गया। कहने का मतलब 1192 जो ईस्वी में जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें जैसे ही पृथ्वीराज चौहान मारा गया तो मोहम्मद गोरी ने अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया और गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके ये वापस मोहम्मद गोरी अपने गोर प्रदेश चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा मैं मैप में बताऊं तो ये तो है अपना मोहम्मद जो गजनवी था उसका आक्रमण। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो अपना जम्मू कश्मीर का एरिया है और यहाँ पे आक्रमण करता है और अपने जो गजनी साम्राज्य है इसमें मिला लेता है मोहम्मद गजनवी। लेकिन उसका मोहम्मद गजनवी का जो प्रमुख आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ का आक्रमण, जिसमें यहाँ पे वह इस तरीके से आके यहाँ पे गुजरात में जो सोमनाथ है यहाँ पर आकर लूटपाट करता है और वापस चला जाता है। और मोहम्मद गोरी की यदि मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी 1192 में जब द्वितीय युद्ध के बाद में यहाँ पे अपना गोरी साम्राज्य स्थापित करता है, या कहें मोहम्मद गोरी जो अपना साम्राज्य स्थापित करता है वो इस तरीके से यहाँ पे स्थापित करता है। और यहाँ का जो दिल्ली का जो गवर्नर है, यहाँ पे गवर्नर किसको बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर के रूप में शासन करता है। लेकिन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो साम्राज्य है यहाँ पे तीन जो उसके प्रमुख सेना नायक थे उनमें डिवाइड हो जाता है। यहाँ का जो अपने भारत का जो शासन है यह तो किसके हिस्से में आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। यहाँ पे तो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ का जो शासक, जो गौर प्रदेश का बात कहें या गजनी का, यहाँ का जो शासक बनता है वो बनता है यल्दोज। और यहाँ पे बनता है नासिरुद्दीन कुबाचा। इस तरीके से ये तीन जो सेनानायक है उनमें इनका साम्राज्य मोहम्मद गोरी का डिवाइड हो जाता है। तो अपने यहाँ पे भारत में जो शासन स्थापित होता है वो 1206 में किसका बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस दौरान जो यहाँ पे शासन की स्थापना हुई इसी को मतलब इस नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो ये दिल्ली जो सल्तनत की जब स्थापना होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये एक गुलाम था, तो इसी के दौरान यहाँ पे और अन्य शासक बनते हैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये सभी शासक गुलाम रहे हैं, इस वजह से इसको यामिनी इलबारी या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और इन गुलाम वंश के जो शासक रहे वो रहे 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करेंगे, इसके अलावा फिर बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी का जो शासन रहा ये कहलाता है दिल्ली सल्तनत। आगे बात करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये 1206 में स्वतंत्र शासक बनता है। हालांकि 1192 से लेके 1266 तक भी यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही शासन रहता है, लेकिन क्योंकि मोहम्मद गोरी के एक गवर्नर के रूप में शासन करता है और उसकी मृत्यु के बाद में 1206 से 1210 तक जो शासन करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपना ये स्वतंत्र शासक होता है। यहाँ पे इसने हमेशा अपनी जो राजधानी रखी वह लाहौर रखी। लाहौर रखने का कारण था कि क्योंकि दिल्ली यहाँ पे जो अन्य सेना नायक थे वो इस पे यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाए, इसलिए ये हमेशा लाहौर में रहा ताकि इधर से कोई आक्रमण नहीं कर पाए, जिससे कि ये अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर पाए। इसलिए हमेशा इसने राजधानी कहाँ पे रखी, लाहौर में रखी।
इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दानवीर था, मतलब लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम जाना जाता है लाख बख्श के रूप में। हसन निजामी यह एक राइटर है, लेखक है, जिसने ताज उल मासिर के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसी में कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा वर्णन हमें मिलता है। और ये इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था, मतलब इसका दरबार में रहा करता था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कुतुब मीनार का पहली मंजिल का निर्माण करवाया। पहली मंजिल का निर्माण करवाया, इतने में 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इसके बाद में जो शासक बना इल्तुतमिश ने इस कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है इसको पूरा करवाया। 1210 में चौगान खेलते हुए, मतलब पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर कर क्या हुआ, मर गया। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। लेकिन इस दौरान आप देखते हैं यहाँ पे इसने कोई नई मतलब मुद्रा पद्धति नहीं चलाई, कोई विशेष तौर से शासन की प्रणाली स्थापित नहीं की। सिर्फ और सिर्फ यह दिल्ली सल्तनत की जो अन्य सेना नायक है, जो ताजुद्दीन यलदौज है और नासिरुद्दीन जो कुबाता है, उससे सिर्फ इसकी रक्षा करने में ही इसका समय गुजर गया। इसलिए से केवल इसको अपने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक शासन माना जाता है। लेकिन इसके बाद में जो शासक बनता है इल्तुतमिश, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसके बारे में अगली स्लाइड में हम बात करते हैं। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में शासक बनता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने शासन किया यहाँ पे 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और उत्तराधिकारी भी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, ये यदि हम इसकी बात करें तो इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत को एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए। चालीसा का गठन किया, यहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए एक 40 दासों का गुट बनाया था, जिनको विशेष जो कार्य हैं वो इसी में से नियुक्त करता था। इसके अलावा यहाँ पे मुद्रा प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। उसके बाद में हम बात करें, खलीफा का मान्यता प्राप्त किया इसने खलीफा से, और उत्तराधिकारी का स्वस्थ परंपरा, मतलब अपना उत्तराधिकारी कौन होगा, इसने पहले ही निश्चित कर दिया था कि मेरे जाने के बाद में मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरी पुत्री रजिया होगी। तो इस तरीके से एक उत्तराधिकारी की भी इसने स्वस्थ परंपरा डाली थी। इन कारणों से इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब ख्वारिज्म के अंतिम शाह मंगबरनी की सहायता न कर चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, जब चंगेज खान ने इस ख्वारिज्म का जो अंतिम शाह मंगबरनी है इस पे जब आक्रमण किया, तो मंगबरनी भागकर कहां आता है, दिल्ली की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे जो इल्तुतमिश का जो शासन है, इस इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको शरण देने से मना कर दिया। क्योंकि यदि यह इल्तुतमिश इस मंगबरनी को शरण देता तो चंगेज खां का आक्रमण भारत पे होता। इस वजह से इल्तुतमिश ने ये बात विचार करके इसको शरण देने से मना कर दिया, तो इसको वापस लौटना पड़ा। जब मंगबरनी वापस चला गया तो चंगेज खां को भारत पे आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से इसने क्या किया, चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो 1223 ईस्वी में इसने 1223 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया और भिल्ला का जो दुर्ग है उसको जीत लिया। 1226 में इसने रणथंभौर को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी क्या किया, इसने अपना अधिकार किया। कहने का मतलब इसने इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य था उससे कहीं अधिक इसका विस्तार किया। इसी कारण से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके आगे हम बात करें इल्तुतमिश के यदि आप शासन देखेंगे तो यहाँ पे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का तो बहुत कम दूरी में था, मतलब साम्राज्य विस्तार कम था, और इल्तुतमिश का आप देख पाएंगे तो साम्राज्य विस्तार काफ़ी विस्तार तक हो। यहाँ पे अपने राजस्थान में भी है, यहाँ पे उज्जैन है, भिलसा है, ये प्रयाग, पूरा प्रदेश अपने इल्तुतमिश के साम्राज्य में था।
इसके आगे हम बात करें, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को बना के गए थे, लेकिन उस समय की यदि आप स्थिति देखें, सोशल जो स्ट्रक्चर देखें, तो जो अमीर वर्ग है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम पे कोई महिला या हम पे कोई स्त्री शासन चलाए। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसको शासक बना दिया। इसको शासक जब बना दिया तो रजिया क्योंकि इल्तुतमिश के समय एक परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति लाल कपड़े पहन के यदि सुल्तान के पास अपने न्याय मांगने जाएगा तो सुल्तान उसको न्याय जरूर देंगे। तो इस वजह से रजिया सुल्तान भी क्या करती है, एक दिन लाल कपड़े पहनती है और जहाँ पे शुक्रवार के दिन जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी मस्जिद के सामने, वहाँ पे जाती है और पब्लिक से न्याय मांगती है कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि लाल जो कपड़े पहनना न्याय मांगने का प्रतीक हुआ करता था। तो रजिया भी ऐसी करती है, तो पब्लिक इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है और रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है इसको गद्दी से उतारती है और रजिया को क्या करते हैं, सुल्तान बना देती है। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनती है तो जो परंपरावादी और जो कट्टरपंथी तुर्की अमीर है उन्होंने क्या किया, रजिया का विरोध किया। जैसा कि मैं अभी बता चुका कि उस जमाने में आप समझ सकते हैं कि जो तुर्की अमीर है वो एक महिला का शासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रजिया का विरोध किया। लेकिन रजिया ने देखा कि यदि मैं अपने स्त्रियों के परिधान में रहूंगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उसने क्या किया, पर्दा जो प्रथा था मतलब ये जो पर्दा था उसको त्याग दिया और पुरुषों के सम्मान उसने कोट मतलब कुबा और कुल्हा मतलब टोपी पहनने लगी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके की वह यूनिफॉर्म पहनती है, मतलब एक पुरुष की भांति बन के रहती है। अब रजिया सुल्तान जो है इसने मलिक जो जमालुद्दीन याकूत है इसको, ये अबिसिनिया का निवासी है और अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। जो अमीर आखुर जो पद है वो अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। इसकी वजह से क्योंकि ये क्या है, अबिसिनियाई निवासी है, और जो इससे क्या हुआ कि जो तुर्की अमीर है वो क्या हो गए, नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में यह मलिक जमालुद्दीन जो याकूत है वो क्या हुआ, मारा जाता है। बठिंडा का जो प्रशासन देख रहा था या शासन देख रहा था वो अल्तुनिया देख रहा था, वह भी विद्रोह करता है। लेकिन इसको विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया और 1240 में दोनों को, ये जो तुर्की अमीर हैं इन्होंने मिलकर इनको मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से रजिया का शासनकाल रहा। इसकी मृत्यु के बाद में और कौन कौन शासक बने उनकी यदि हम बात करें तो 1240 से 1242 तक बहराम शाह का शासन रहा। 1242 से 1246 तक महमूद शाह को शासक बनाया गया और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन जो महमूद है इसको शासक बनाया गया। ये तीनों ही शासक अयोग्य थे और वास्तविक जो सत्ता थी इनके समय वो किसके पास में थी, बलबन के पास में थी। नासिरुद्दीन जो महमूद है इसका आप देख रहे होंगे इसने लगभग 20 साल तक शासन करता है, लेकिन ये एक बहुत ही नेक आदमी था, नेक इंसान था। इसने क्या किया, क्योंकि इससे पहले की यदि देखें तो देखो महमूद शाह, बहराम शाह, रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मतलब 4 सुल्तानों की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से ये समझ गया था कि ये जो तुर्की अमीर यदि नाराज रहे या चालीसा गुट के सदस्य यदि नाराज रहे तो मेरी भी मौत तय है। इसलिए इसने बलबन के बगैर, राय के बगैर, पत्ता वो कहते हैं ना, इसकी राय के बगैर यहाँ पे इसके शासन में पत्ता भी नहीं हिलता था। कुल मिला के ये अपना शांति से जीवन व्यतीत करता था। राजकीय जितने भी कार्य है वो कौन लेता था, उनके डिसीजन बलबन लिया करता था। और इसकी मृत्यु के बाद में फिर जो शासक बनता है वह कौन बनता है, बलबन बनता है। और बलबन 1265 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। अब ये कौन था उसके बारे में इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो ये जो इल्तुतमिश के द्वारा जो चहलगानी बनाई गई थी या 40 सदस्यों का जो गुट बनाया गया था उसका एक सदस्य था। और मंगलों के आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया। जब बलबन शासक बना था उस समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए इसने एक
सेपरेट सैन्य विभाग स्थापित किया जिसका नाम रखा दीवाने आरिज। अब बलबन अपने जब राजत्व का जो सिद्धांत देता है उसका डेकोरम के लिए क्या क्या कार्य करता है उनकी यदि हम बात करें तो बलबन एक राजत्व सिद्धांत देता है। क्यों? क्योंकि पहले राजाओं को देख चुका होता है कि कैसे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस वजह से यह राजत्व सिद्धांत देता है कि राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, कि वो सामान्य पुरुष नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्ति है, इसलिए उसको शासन करने के लिए भेजा है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। उसने कहा कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अन्य जनता से अलग होता है, तो इस तरीके से वह अपने राजा की जो गरिमा है या सुल्तान की जो गरिमा है उसको स्थापित करता है। इसी राजा की गरिमा को स्थापित करने के लिए वह सिजदा और पैबास जो प्रथा है इसको लागू करता है। इसका मतलब होता है सम्राट के सम्मुख झुककर आपको नमन करना है, नमस्कार करना है और उसके पैर क्या है, पैरों को चूमना है। इससे यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि बलबन जब शासक बनता है तो ये समझ जाता है कि यदि कोई भी तुर्क की अमीर है वो मेरा विरोध करेगा तो ये कार्य नहीं करेगा सिजदा और पैबोस, और जब ये नहीं करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये मेरा विरोधी है। और जब विरोधी है तो उनको निपटने के लिए, अपने शत्रुओं से निपटने के लिए उसने लोहे और रक्त की नीति का पालन किया। लोहे और रक्त की नीति में क्या किया जाता था, पुरुषों को तो मार दिया जाता था और जो इसके स्त्री और जो बच्चे हैं उनको क्या करते थे, गुलाम बना दिया जाता था। तो जितने भी इसके शत्रु थे उन सभी शत्रुओं को इसने मौत के घाट उतरवा दिया। इसने दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया, मतलब कोई हंसी मजाक नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि राजा जो है वो आम इंसान नहीं है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वहां पे दरबार में कोई हंसी मजाक नहीं। तो इस तरीके से इसने कठोर अनुशासन लागू कर दिया। 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो अमीरों का जो दलीय संघर्ष है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बलबन ने इन अमीरों को दबा के रखा था। क्यों? एक दो को जब इसने जो नीति अपनाई शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति से, इसकी वजह से जो अमीर हैं वो समझ गए थे कि यहाँ पे अपने को यदि कुछ भी बलबन के खिलाफ किया तो मौत के घाट उतरना तय है। इस वजह जब तक बलबन का शासन रहा तब तक सारे अमीर शांत रहे, लेकिन 1286 में जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई अमीरों में आपसी संघर्ष बढ़ गया और उसके बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी बने उनमें 1290 में जो क्यूमर्स था उसका वध करके जलालुद्दीन जो खिलजी था ये स्वयं इसको मारकर, इसकी हत्या करके क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है और एक नए वंश की स्थापना करता है खिलजी वंश के नाम से। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, लगभग 30 वर्ष। और इसका जो प्रथम शासक है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है इसने क्यूमर्स की हत्या की और स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। क्यूमर्स कौन है उसकी यदि बात करें तो बलबन जो शासक था, बलबन की मृत्यु के बाद इसका पौत्र शासक बनता है और उसका नाम है कैकुबाद। कैकुबाद बहुत ही विलासी शासक था, सब लोग इससे परेशान हो चुके, इस वजह से इसकी हत्या कर दी और शासक बना दिया इसी के पुत्र किसको, क्यूमर्स को। क्यूमर्स को शासक बना दिया गया और इसका जो संरक्षक बना वो बन गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लगभग 3-4 महीने तक तो ये संरक्षक बन के शासन करता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही क्यूमर्स की इसने हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वर्द है तो इसके जितने भी सैन्य अभियान कौन करता है, इसी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी सैन्य अभियान करता है। इसी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सैन्य अभियान किए, जैसे गुजरात का सैन्य अभियान, मालवा का सैन्य अभियान, और वहां से अकूत धन संपदा, मतलब बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त की।
प्राप्त करने के बाद में ये क्या है, धन संपदा को दिल्ली सल्तनत में बहुत ही कम नाम मात्र की भिजवाता था और अपने पास में स्टोर करता था। अब ये बात एक दिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चली तो बोला ठीक है, उससे मैं मिल के आता हूँ, बात भी करके आता हूँ। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी है, ये दिल्ली सल्तनत का ही एक सूबा था जिसका नाम था कड़ा, वहाँ का सूबेदार हुआ करता था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी से जब मिलने जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसको मौत के घाट उतार देता है और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ये इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में धोखे से क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें जो राज के जो कार्य हैं या प्रशासनिक जो कार्य हैं उसकी समझ बहुत अधिक है। इसी वजह से इसको अलाउद्दीन जो खिलजी है, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, तो इसने जो प्रशासनिक कार्य किए, उनके जो सुधार किए, उन्हीं की वजह से इन सुधारों के लिए ही इसको जाना जाता है। इसके यदि हम सुधारों की हम बात करें तो उसमें अनेक सुधार थे जिनके आगे हम बात करने वाले हैं। पहले इसने सबसे पहले बात करते हैं इसके, अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्य विस्तार है उसके लिए कौन कौन से सैन्य अभियान किए उनके बारे में। हालांकि इनके अलावा भी हैं, लेकिन हम वही बात करेंगे यहाँ पे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया। उस समय वहां का जो शासक था वो था बघेला राजपूत राजा रायकरण देव। रायकरण देव को इसने पराजित किया और गुजरात को कहाँ मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, मतलब अपने यहाँ के दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार किया। यहाँ के रायकरण देव जो है, यहाँ से इसको अपार धन संपदा प्राप्त हुई और यहीं पर इसको एक मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर मिल गया। जो मलिक काफूर ये बहुत ही मतलब अच्छा सेना नायक रहा है, नेतृत्व किया है। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण भारत के जो सैन्य अभियान है सभी इसी के नेतृत्व में किए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही 1301 में रणथंबोर पे आक्रमण किया। उस समय रणथंबोर का जो शासक था वो कौन था, हमीर। तो हमीर को इसने पराजित किया और रणथंबोर को कहाँ मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में। 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का उस समय जो शासक था वो कौन था, रतन सिंह। तो रतन सिंह ने केसरिया किया, मतलब केसरिया बाना पहन के युद्ध करते हैं और अपने आप को मतलब युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। और इनकी रानी जो पद्मावती है, इसने क्या किया, जौहर, आपने पद्मावत पिक्चर देखी होगी तो उससे ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात करें, जो अलाउद्दीन खिलजी को जो गुजरात अभियान के दौरान जो मलिक काफूर मिला था, इसके नेतृत्व में ही दक्षिण भारत के जितने भी सैन्य अभियान हैं वो किए गए। उन्हीं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं देवगिरी, होयसल और पांडे। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं देवगिरी, होयसल और पांडे, इन राज्यों पर आक्रमण किया। तो उस समय मलिक काफूर ने इन सबको पराजित कर लिया, कुछ संपत्ति प्राप्त की, लेकिन इनके जो राज्य थे उनको कहा कि आप दिल्ली की अधीनता स्वीकार करें और उनको कर देते रहे हैं, आप अपने राज्य वापस रख लीजिए, क्योंकि इनको मतलब किससे था, धन संपदा से। तो वह लेके आता है। अमीर खुसरो है उस समय का राइटर, वह लिखता है कि काफूर जो है वो रामेश्वरम, जो दक्षिण में जो रामेश्वरम है यहाँ पे, वहां तक जाता है। इसके आगे हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी एक बात और समझता है कि शासन काल में जितने भी विद्रोह जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उन पे उसने विचार किया और उसको लगा कि लोगों के पास धन संपदा अधिक होती है, उसकी वजह से वह क्या करते हैं, लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं, सैन्य अधिक सेना रखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो विद्रोह करते हैं। तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 4 आदेश पारित किए। अब वो 4 आदेश क्या क्या है, सबसे पहले उसने जो अमीर वर्ग है उसकी संपत्ति जब्त कर ली, क्योंकि बहुत अधिक संपत्ति होगी तो बोला विद्रोह करेगा, इसलिए क्या किया जाए, संपत्ति जब्त कर ली जाए। और खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि की। दूसरा, इसको यह समझ में आया कि जो जनता है
वह अधिक से अधिक सुखी रहनी चाहिए। इस वजह से उनको कृषि के लिए जो खालसा भूमि थी वो दे दी और कहा कि आप यहाँ पे खेती कीजिए, जिससे क्या होगा कि राजस्व में भी वृद्धि होगी। दिल्ली में मद निषेध लागू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ये विचार किया कि ये लोग क्या करते हैं, शराब की पार्टियां करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए उसने पूरी दिल्ली में ही क्या कर दिया, शराबबंदी कर दी, मतलब मद निषेध, और स्वयं ने भी बिल्कुल त्याग दिया इन चीजों को। तीसरी, उसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। उसने एक गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। इसकी वजह से जितने भी ये अमीर वर्ग है डरने लग गए। अपने घर में भी किसी प्रकार की राजा के प्रति, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के प्रति या विद्रोह की कोई भी बात नहीं करते थे। क्यों? उनको क्या लगता था कि कोई भी गुप्तचर यदि वहां तक सूचना पहुंचा देगा तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, उसको मौत के घाट उतार देगा। और उसने विचार किया कि अमीरों के जो मेल मिलाप हैं उन पे उसने रोक लगा दी। क्यों? इसलिए रोक लगा दी कि यदि ये अमीर वर्ग आपस में शादी विवाह करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपस में षड्यंत्र रचते हैं। एक व्यक्ति विद्रोह करता है, उसका सपोर्ट लगभग बाकी जो 100 अमीर और हैं वो भी उसका रिश्तेदार होने की वजह से या उससे मिलकर क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। इसलिए उसने ये बैन कर दिया कि कोई भी अमीर आपस में शादी विवाह तक भी नहीं करेगा, तो उससे शादी विवाह करने से पहले भी मेरे से बात करेगा, मुझसे पूछेगा। तो इस तरीके से इसने 4 आदेश पारित किए जिसके द्वारा उसने विद्रोह को दबा दिया। इसके अलावा जो अन्य कार्य किए उसने बात करें, खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक में लिखता है, कौन सी पुस्तक, खजाइनुल फुतुह में, कि अलाउद्दीन विश्व का सुल्तान है और ये जनता का क्या है, चरवाहा है। इन जो पदवियां हैं ये इस अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को दी है। सुल्तान ने, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति और प्रांतीय जो प्रशासन व्यवस्था है इसमें भी अनेक सुधार किए। अब उसमें क्या क्या सुधार किए उनकी हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे प्रमुख सुधार था वो था बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी को इसके लिए विशेषतः जाना जाता है। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या था, उसमें कौन कौन से नए पद सर्जित किए। उसने एक दीवान ए रियासत नाम का एक पद सर्जित किया जो क्या करता था, व्यापार का नियंत्रक था, मतलब व्यापार की पूरा कंट्रोलिंग करता था। साहना नाम का एक ऑफिसर था या दंडाधिकारी जो बाजार का क्या था, दरोगा था। मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी और नियुक्त किया जो जनसाधारण का रक्षक था और नाप तोल का निरीक्षण करता कि कोई व्यक्ति कम तो नहीं तोल रहा है, इस तरीके से। और बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर अधिकारी था जो गुप्तचर व्यवस्था का जितनी भी जानकारी है वो सारे अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाते थे। इस तरीके के नए पद प्रशासनिक व्यवस्था में सर्जित किए। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितनी भी सेना होती थी वह राजा की स्वयं की नहीं होती थी। वह जो अपने गवर्नर्स रखता था वहां उनसे सेना लेता और फिर युद्ध करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि यदि मेरे गवर्नर्स के पास में अधिक पावरफुल सेना रहेगी तो मेरा अस्तित्व क्या होगा, कमजोर होगा। इसलिए इसने क्या किया, उनकी तो अमीरों की, उनकी जितने भी है उनकी तो क्या कर दी, संपत्ति छीन के उनको तो कमजोर कर दिया ताकि विद्रोह नहीं कर पाए। और स्वयं पावरफुल बनने के लिए उसने स्वयं की सेना रखना प्रारंभ कर दिया। और जो सेना रखता था उस सेना को भी लिए भी उसने आर्थिक सुधार किए, जिसमें एक तो ऐसा था कि जितने भी सैनिक हैं उनको नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। नगद वेतन देने से क्या होगा कि पहले क्या देते थे, जमीन देते थे, तो उससे क्या होता था कि वह व्यक्ति सेना की तरफ तो मतलब युद्धों में तो ध्यान कम देता था और वहां पे खेती बाड़ी में लगा रहता था। इसलिए इसने क्या कहा कि आपको नगद वेतन दिया जाएगा। अब नगद वेतन में भी समस्या है कि कोई कहे कि साहब गेहूं का भाव बहुत अधिक है या अनाज का भाव अधिक है तो हमारा तो इससे खर्चा ही नहीं चलता। इस वजह से उसने क्या कर दी, बाजार का एक स्थापित किया जिसमें हर मतलब सामान का तय भाव होता था। तो उसमें मोल भाव सुनिश्चित कर दिया जिससे क्या हुआ, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लग गई। सराय ए अदल नाम से एक स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का एक बाजार स्थापित किया
और अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को क्या दिया, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों की यदि हम बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है अलाई किला, जिसको कोस ए श्री भी कहा जाता है, मतलब कुस्के श्री, ये बनवाया है, ये दिल्ली में है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने बहुत सारे नए आदेश पारित किए थे, अमीरों की जमीन ले ली थी, वो सब क्या थे, उससे नाराज थे। इसलिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सबसे पहले आते क्या किया कि पिता के जितने भी कठोर आदेश थे उन सबको रद्द कर दिया ताकि अमीर खुश रहे, ये ऐसा सोचकर, और स्वयं को क्या कर दिया, खलीफा घोषित कर दिया और उपाधि धारण की, उल वासिफ बिल्लाह की उपाधि धारण की इसने। इसकी मृत्यु के बाद में शासक बना नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इनका कोई विशेष योगदान नहीं है, इसलिए अपन ने इतना अध्ययन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तुगलक वंश की यदि हम स्थापना की यदि हम बात करें तो इससे पहले जो वंश था खिलजी वंश, खिलजी वंश के जो शासक हुए उनमें सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 96 तक, मतलब 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद में जो शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने 1316 से 1320 तक 4 वर्ष तक शासन किया। लेकिन इसके वजीर के रूप में कार्य करने वाले नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसको बहुत ही संकट में रखा, या कहें संघर्षों का दौर चलता रहा और दरबार के अंदर हमेशा षड्यंत्र चलते रहे। उसके दौरान जैसे इसकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे शासक कौन बन गया, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब शासक बना तो गयासुद्दीन तुगलक जो शासक है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय ये भारत के जो उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश था वहाँ का क्या था, गवर्नर था। तो जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसकी हत्या करके जब शासक बना तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, इसको नासिरुद्दीन खुसरो शाह को की हत्या कर दी 1320 में। लगभग ये मतलब अप्रैल 1320 से सितंबर तक शासक बना रहा। और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक क्या बन गया, स्वयं शासक बन गया और इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम तुगलक वंश रखा। अब जैसे ही एक वंश से दूसरे वंश के शासन की स्थापना होती है, पूरे इतिहास में आप देख सकते हैं करीब करीब 90% आपको ऐसे ही मिलेगा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो जो उसके प्रांतीय शासक है या प्रांतीय गवर्नर है वो विद्रोह करते हैं, मतलब स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी यही स्थिति होती है कि जैसे ही खिलजी वंश से यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना होती है तो प्रांतीय जो गवर्नर है या शासक है वो क्या करते हैं, विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जब तुगलक वंश की स्थापना होती है तो उस समय भी प्रांतीय विद्रोह होते हैं और उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना के राजा प्रतापरुद्र देव का विद्रोह। जब तेलंगाना के राजा जो प्रतापरुद्र देव ने जब विद्रोह किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को इसका विद्रोह को दबाने के लिए वारंगल भेजा। वारंगल का मतलब इस तेलंगाना का ही क्या नाम है, वारंगल भी है। वारंगल भेजा। जूना खां पहली बार गया, सफलता नहीं मिली, फिर लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर गया वापस और दूसरी बार यहाँ पे जो वारंगल है इसको क्या किया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद जॉर्ज नगर जो उड़ीसा है इसके विद्रोह को शांत करने के लिए भी ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके पुत्र जूना खान ने ही क्या किया, सैन्य अभियान किया और इसको भी क्या किया, यहाँ पे जूना खां की विजय हुई। जॉर्ज नगर जो उड़ीसा है यहाँ के शासक ने इस तेलंगाना का जो शासक था प्रतापरुद्र देव इसका सहयोग किया था, इसलिए इसको भी सबक सिखाना जरूरी हो गया था और इसको पराजित करके इसको भी क्या किया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रांतीय विद्रोह है वो है बंगाल का विद्रोह है। बंगाल का जो विद्रोह है इसको दबाने के लिए या इसको कुचलने के लिए स्वयं जो सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक वह गया था। और गयासुद्दीन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के बाद में जब आ रहा था, वापसी आ रहा था, तो इसके स्वागत के लिए दिल्ली के अंदर एक लकड़ी का भवन बनाया गया। जब यहाँ पे स्वागत हो रहा था तो जब हाथी पे बैठा हुआ था गयासुद्दीन तुगलक और अंदर इसके जब भी प्रवेश किया तो कहा जाता है कि हाथी के सहारे से या किसी भी तरह से मान लीजिए ये जो लकड़ी का भवन है ये उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 1325 में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसका पुत्र जो जूना खां वो शासक बना। और वह शासक बना किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात करें तो इसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण या रक्त का प्यासा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इसका कारण ऐसा है कि इसकी जितनी भी योजनाएं थी लगभग सारी असफल रही, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके यदि हम साम्राज्य की बात करें तो ये बहुत विस्तृत साम्राज्य था, जैसा कि आप यहाँ पे मानचित्र में देख पा रहे हैं। और ये कुल 23 मुक्तों में, 23 मुक्तों का मतलब उस समय एक प्रांत को क्या कहा जाता था, मुक्ता कहा जाता था। तो ये सब साम्राज्य ही 23 मुक्तों में या कहे 23 प्रांतों में बटा हुआ था। उसके समकालीन जो राइटर है, लेखक है, वो था जियाउद्दीन बर्नी। उस बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगिरी को राजधानी बनाने की जो योजना है उसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी प्रारंभ में यहाँ पे दिल्ली थी, लेकिन 1327 ईस्वी में वह अपनी राजधानी यहाँ दिल्ली से कहाँ लेके जाता है, यहाँ पे देवगिरी लेके जाता है। और इसका नाम बदलकर देवगिरी का क्या रख देता है, दौलताबाद इसका नाम रखता है। अब कहा जाता है कि जब यह मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी लेके गया तो यहाँ की जो जनता थी दिल्ली की उसको भी साथ लेके गया। कहा जाता है कि एक लंगड़ा था जो जाना नहीं चाहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसका पैर बांधकर हाथी के बांध दिया। जब वहां पे पहुंचा तो उसका सिर्फ केवल पैर ही सलामत था, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से वह पूरी यहाँ की जो जनता है इसको यहाँ पे लेके जाता है। जब दिल्ली की जो जनता यहाँ पे देवगिरी गई थी वो उसको वहाँ पे रास नहीं आया, या कहें उनकी यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने अपने राजा से कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक साहब के सामने निवेदन किया कि हम वापस हमारे दिल्ली जाना चाहते हैं। तो 1335 ईस्वी में वापस ये राजधानी कहाँ लेके आ जाता है, दिल्ली लेके आ जाता है। या कहें कि ये जो देवगिरी की राजधानी स्थापना करने की जो योजना थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। दूसरा, बर्नी जो समकालीन राइटर है ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी इसलिए लेके गया था क्योंकि ये जो प्रांत है या कहें कि इसका जो साम्राज्य है इसके मध्य में है, जिससे कि ये चारों तरफ अपना नियंत्रण रख सके। क्योंकि दिल्ली एक उत्तर में स्थित होने के कारण दक्षिण भारत पर के जो शासक है यहाँ पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल था, इस वजह से ये देवगिरी अपनी राजधानी लेके गया था। लेकिन आपको पता है यह जो इसकी योजना है ये क्या हो गई, असफल हो गई। उसके बाद में उसकी दूसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 में। 1330 ईस्वी में जब ये इसका संचालन किया तो उसने तांबे और कांसे की एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन क्या किया उसने, जो सार्वजनिक जो टकसाल है या कि टकसाल पे नियंत्रण नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक ने जाली सिक्के ढालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना है ये असफल हो गई। तो 2 योजनाएं दोनों असफल। तीसरी योजना की बात करते हैं, खुरासान पर आक्रमण। जहां पे भारत में आप मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है और इधर इराक ईरान के पास में यहां पे था खुरासान। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पे शासन कर रहा था, खुरासान में अस्थिरता हो गई। वहां पे सिंहासन के लिए आपसी युद्ध चल रहे थे, या कहें कि यहाँ की जो गद्दी है अस्थिर हो रखी थी, यहाँ पे षड्यंत्र चल रहे थे। इसके दौरान
मोहम्मद बिन तुगलक ये विचार करता है कि जब यहाँ पे एक ही गद्दी के कई दावेदार हैं और कोई स्थिरता नहीं है, तो हमें इसका फायदा मिल सकता है, हमें यहाँ पे आक्रमण करना चाहिए। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 3,70,000 सैनिकों को भर्ती कर लिया और उनको 1 साल का वेतन भी एडवांस में दे दिया। लेकिन जैसे ही ये योजना ये लागू करता, उससे पहले ही खुरासान के अंदर साम्राज्य की स्थापना हो गई, या कहें स्थिरता आ गई। वहां पे जो जिसको शासक बनना था, यहाँ पे स्थिरता हो गई, जिससे इसको अब आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस तरीके से ये जो खुरासान पे आक्रमण करने की जो योजना थी, यह भी मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई, असफल हो गई। और उनको आपको पता है 1 साल का वेतन भी एडवांस दे चुका है। अब उन सैनिकों का क्या किया जाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या थी। यदि सेना को वो विड्रॉल करता है तो हो सकता है वो विद्रोह कर दें। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल रही। उसके बाद में आती है कराचिल की ओर अभियान। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल मतलब यहाँ हिमाचल की तलहटी में इस तरफ यहाँ पे अभियान करता है इस प्रदेश को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ के जो सैनिक है वो यहाँ पे हिमालय के जो प्रदेश है, यहाँ पे क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ पड़ती है, ऐसे माहौल में युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं थे और वो सभी मौत के काल में समा जाते हैं और वापस बहुत कम सैनिक लौट के आते हैं। तो इस तरीके से जो कराचिल की ओर जो अभियान था, यह भी मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता है, असफल हो जाता है। इसके बाद में आपको पता है जब इतनी सारी योजनाएं लागू की है तो उसके पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई। तो अब क्या चाहिए, पैसा कहाँ से आया, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्स बढ़ाने से। तो उसने फिर क्या किया, दोआब में करवर्दी कर दी। दोआब का मतलब होता है, आब का मतलब होता है जल, दो का इसका मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है, दोआब। यहाँ पे ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे इसने क्या कर दी, कर में वृद्धि कर दी, जिससे अपने राज्य का रेवेन्यू बढ़ सके। लेकिन यहाँ के जो किसान थे उन लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया। कहा जाता है कि टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी वजह से जो किसान थे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, और जब खेती करना बंद करेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू वैसे ही कम हो जाएगा। इस वजह से यह योजना भी क्या हो गई, उसकी असफल हो गई। इतनी उसकी प्रमुख जो 5 योजनाएं हैं और पांचों की पांचों असफल हो गई। इसी वजह से उसको अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी के कार्यकाल में या इसके शासनकाल में मोरक्को जो देश है यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, वह भारत आता है कब, 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने क्या किया, इसको दिल्ली की मस्जिद का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 में इसे दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता यहां से भारत से चीन जाता है, लेकिन चीन से वापस भारत नहीं लौटता, सीधा कहां चला जाता है, अपने अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है मोरक्को, वहां पे चला जाता है और वहां पर जाकर एक पुस्तक लिखता है जिसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन करता है। इसके बाद में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इस तरीके से मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसकी जो योजनाएं हैं वह असफल रही और इसके शासन काल के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इसका चचेरा भाई, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की यदि हम बात करें तो ये 1351 ईस्वी में शासक बनता है और जैसे ये शासक बनता है, बंगाल में जो विद्रोह होता है किसने किया, हाजी इलियास। इसके विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज तुगलक ने 2 बार सैन्य अभियान किया, लेकिन दोनों बार में ही क्या रहा, असफल रहा। इसके अलावा हम बात करें कि इसने सरकारी और सेना की जो नौकरी है इसको क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। क्योंकि एक बार कुछ सैनिक जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, वो फिरोज तुगलक के पास में आते हैं कि हमने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की, सैन्य अभियान किए, लेकिन अब जब हम वृद्धावस्था में है तो हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बहुत गरीब स्थिति हो रही है, तो क्या किया जाए। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, उनकी दशा देखकर, थोड़ा सा उदार व्यक्ति है ये, इसलिए उसने क्या किया, जो नौकरी है इसी को क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। इसके बाद और जो योग्यता जांचने की प्रणाली थी इसको भी त्याग दिया। जब आपने इससे पहले खिलजी वंश में आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया नोट करने की प्रथा
घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की थी, जिससे कि जो सेना में भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाए। लेकिन फिरोज तुगलक ने जितने भी जो भ्रष्टाचार रोकने के जो रूल्स थे वो सारे समाप्त कर दिए। जिस मतलब सैनिकों की योग्यता जो जांचने की जो प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दी। इससे क्या होगी? सेना कमजोरी होगी। इसके अलावा पता है जो फिरोज तुगलक है इसने अपने पुत्र जो फतेह है इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया और जो सिक्कों के ऊपर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने कई नगर बसाए जिसमें प्रमुख है हिसार फिरोजाबाद और जौनपुर जो नगर है यह भी फिरोज तुगलक ने बसाए। इसके अलावा टोपरा और मेरठ से जो अशोक के स्तंभ थे उनको लाके कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली में लाके दोनों स्तंभों को दिल्ली में लाके स्थापित किया। यह कार्य भी किसने किया? फिरोज तुगलक ने। इसके अलावा यदि हम फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक ने कृषि उपज में वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने के लिए ठोस नीति अपनाई। उसमें क्या किया उसने? ठोस नीति में हांसी और जो सिरसा का जो क्षेत्र है जहां पे पानी की कमी है, इस पानी की कमी को दूर करने के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया। एक नहर तो सतलज नदी से दीपालपुर तक बनवाई और दूसरी नहर यमुना नदी से सिरमौर तक का उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता है। इससे पहले ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। साथ ही जो मुस्लिम विचारधारा के जो शिया समर्थक लोग थे उनको भी क्या किया? इसने मृत्युदंड दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी। यदि कोई भी कानून के तहत किसी को सजा देनी है तो वो भी सिर्फ किसके तहत दी जाएगी? इस्लाम के तहत दी जाएगी। इस्लाम में जो प्रावधान किए गए हैं सजा के उन्हीं के तहत उनको सजा दी जाएगी। तो और इस्लाम के अलावा यदि कोई सजा है तो उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गैर शरीयत कर जो टैक्सेज है वो भी शरीयत के अनुसार ही उसने लागू किए। जो गैर शरीयत के अकॉर्डिंग जो टैक्स थे उनको क्या कर दिया? सबको हटा दिया और शरीयत के अनुसार जो प्रमुख 4 कर थे वही उसने फिरोज तुगलक ने लागू किया। 4 कर कौन कौन से हैं उनकी यदि हम बात करें? खराज, भूमि कर, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो उनकी आमदनी का लगभग 2.5% हुआ करता था। लेकिन इस कर की खासियत थी कि ये मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए ही काम में लिया जाता था। इसके बाद में खम्स, लूट खानों और भूमि में जो गड़े खजाने हैं उनका जो प्राप्त धन का हिस्सा है उसको क्या कहा जाता था? खम्स। फिर जजिया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? धार्मिक कर था। दासों की संख्या की यदि हम बात करें तो असाधारण वृद्धि हुई। माना जाता है कि फिरोज तुगलक के समय लगभग 1,80,000 ये दास थे जिन और उनकी देखभाल के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। जो इन दास थे इन्हीं की देखभाल करता था। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजा और अंगूर की खेती को भी प्रोत्साहन दिया और 1388 में फिरोज तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में जो अंतिम शासक था मुगल तुगलक वंश का वह था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ जिसमें दिल्ली को इसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बहुत आक्रमण किया और यहाँ पे लूटपाट की, मतलब एक तरह से दिल्ली को क्या कर दिया? उजाड़ की स्थिति में कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जब तैमूरलंग लूट के चला गया तो यहाँ पर अपना प्रतिनिधि जो छोड़ के गया वो छोड़ के गया खिजर खां को। खिजर खां ने यहाँ पे 1414 से 1421 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन कभी भी इसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं किया। न तो इसने शासक की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ये दोनों कार्य ऐसे हैं, यदि कोई भी शासक ये कार्य करता है इसका मतलब अपने आप को क्या समझता है? स्वतंत्र शासक समझता है। लेकिन इसने कभी भी ये कार्य नहीं किए, न तो शासक की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। और इसने केवल सैयद वंश की जरूर स्थापना की। इसका
मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र है मुबारक शाह, ये शासक बनता है। 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन जैसे ये शासक बनता है, ये सर्वशाह की उपाधि धारण करता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके बाद में शासक बना आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक है। इसने 1434 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासन काल में ही क्या हुआ कि यह स्वेच्छा से ही अपना शासन छोड़ के चला जाता है। और जब ये अपना शासन स्वेच्छा से छोड़ के या दिल्ली का शासन छोड़ के चला जाता है या त्याग देता है, तो जो बहलोल लोदी है, इसने दिल्ली के शासन पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है। और बहलोल लोदी ने कौन से लोदी वंश की स्थापना करता है। बहलोल लोदी ने जौनपुर का ही जो शासक है या गवर्नर है महमूद शाह सरकी, ये चाहता है कि दिल्ली पे मैं अधिकार कर लूं बहलोल लोदी को हटाकर। लेकिन बहलोल लोदी इसका जो दिल्ली पे अधिकार करने का जो प्रयास था, इसको क्या करता है, असफल कर देता है। बहलोल लोदी लगभग 38 वर्ष तक अपना शासन करता है। उसके बाद में 1489 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र होता है निजाम शाह, वह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके शासक बनता है, सुल्तान बनता है। और इसने फिर अपनी राजधानी आगरा लेके जाता है। साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो इसने बिहार और बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। न्याय प्रबंधन और राजस्व सुधार के लिए इस सिकंदर शाह लोदी प्रसिद्ध है। अब क्या कार्य किए इसने, भूमि की नाप की और उसके आधार पर क्या किया, भूमि का नियत कर दिया। अब भूमि की नाप कैसे की जाए, तो इसने एक गज चलाया जिसकी लंबाई कितनी थी, 30 इंच, और इसको हमेशा सिकंदरी गज के नाम से जाना गया। किसको, इसके द्वारा जो गज चला गया था 30 इंच लंबा, जो भूमि के नापने के काम आता था, उसको सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। इटावा, बयाना, कोल और ग्वालियर और धौलपुर के शासकों पे अपना नियंत्रण स्थापन करने के लिए या बनाए रखने के लिए इसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण किया या आगरा नगर की स्थापना की और यहीं पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, या कहीं अपनी जो गद्दी है यहीं पे स्थापना की, राजधानी अपने आगरा में स्थापित की। सिकंदर शाह गुलरू खां के नाम से कविता भी करता था, ये इसका उपनाम था। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। तो नवंबर 1527 में जैसे ही सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र इब्राहिम लोदी क्या बनता है, आगरा की गद्दी पर बैठता है, आगरा की गद्दी संभालता है। और 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की राणा सांगा से युद्ध होता है, जिसको खातौली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होती है और इसी युद्ध में बाबर इस जिहाद का नारा भी देता है और जब विजय प्राप्त कर लेता है तो अपने आप गाजी की उपाधि भी धारण करता है, जो नेक्स्ट जब मुगल काल अपन पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे। बाबर की विजय के बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। अब इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत काल रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसमें दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है की सीमा है तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। और 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर की विजय के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो समाप्त हो जाता है और नया वंश की स्थापना होती है। कौन सा, मुगल वंश की, या कहें मुगल काल प्रारंभ होता है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सल्तनत कालीन जो प्रशासन व्यवस्था जो है उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो उसको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उस वह है, और दूसरी जो वहां पे जो प्रांत हुआ करते थे, जो इक्ता जो हुआ करती थी, उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो उसको प्रांतीय प्रशासन के नाम से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे प्रमुख जो पद है वो है सुल्तान का, और जो सुल्तान है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति रखता है। मतलब सारी प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास में है, सुल्तान के पास है। चाहे तो वह राजनीतिक शक्ति हो चाहे मजहबी शक्ति हो, मतलब मजहब से संबंधित जो पावर्स हैं या शक्तियां हैं वो भी सुल्तान के पास में है, और जो अन्य जो राजनीतिक पावर्स हैं वो भी सारी किसके पास में है, सुल्तान के पास में है। जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, अपने प्रशासनिक जो नियुक्तियां करनी है, वो सारी की सारी कौन करता है, सुल्तान करता है।
इसके बाद में हम बात करें अमीर वर्ग। यहां पे अमीर वर्ग से आप ऐसे मत विचार करें कि हाँ कोई अमीर व्यक्ति होता होगा, नहीं। यहां पर जितने भी उच्च पदों पे जो प्रशासनिक पद हैं उन सबको क्या कहा जाता है, उन जो प्रशासनिक पदों पे जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उनको कहा जाता था अमीर वर्ग। और इल्तुतमिश के समय जब हमने अध्ययन किया था तो इल्तुतमिश ने इन अमीर वर्गों का एक 40 अमीरों को लेकर एक गुट की स्थापना की थी जिसको चालीसा के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश ने बाकी जितने भी प्रशासनिक पद थे वो सारे इस चालीसा जो गठन किया था या चालीसा जो संगठन था इसी से व्यक्तियों को वहां पे पदस्थापित करता था। इसके बाद में सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसको मजलिस ए खिलाफत के नाम से जाना जाता था, लेकिन सुल्तान कतई ही इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। वह अपने इच्छा अनुसार डिसीजन ले सकता था, केवल इसका कार्य क्या था, इसको सलाह देना। सलाह मानना या नहीं मानना वो किस पे डिपेंड करता था, सुल्तान पे डिपेंड करता था। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे जो 4 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, वजीर, आरिज ए ममालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। इन ये सबसे प्रमुख मंत्री थे या प्रमुख पद थे, इसीलिए उस समय इनको 4 प्रमुख स्तंभ के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं वजीर की। वजीर जो हुआ करता था वो दीवाने विजारत या कहें वित्त विभाग इसका प्रमुख होता था और इसके अंडर 3 ये कर्मचारी कार्य करते थे। उनमें सबसे पहले बात करें मुस्तोफी। मुस्तोफी होता था महालेखा परीक्षक, मतलब अकाउंटिंग से संबंधित कार्य करता था, लेखा जोखा सही है या गलत ये जांचने परीक्षण करने का कार्य करता था। एक होता था खजीन, इसको कह सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर या जो कार्य क्या करता था, मतलब ट्रेजरी ऑफिसर होता था, एक तरह से जो खजांची हुआ करता था। खजाने का पूरा देखभाल करना वो सारा कार्य किसके पास था, खजीन के पास। फिर एक होता है मजूमदार, ये हिसाब संग्रह करता था, हिसाब किताब लेन देन का जितना भी कार्य है वो सारा कौन देखता था, मजूमदार देखता था। ये तीनों कर्मचारी इस दीवाने जो विजारत है या वित्त विभाग है वजीर के अंडर में रहते थे, कार्य करते थे। फिर बात करें आरिज ए ममालिक की। आरिज ए ममालिक जो है वो दीवाने आरिज या कहें कि सैन्य विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। लेकिन ध्यान रखें इसको सर्वोच्च सेनापति नहीं माने, क्यों, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति हमेशा कौन होता था, सुल्तान होता था। हालांकि सेना विभाग का जरूर प्रमुख हुआ करता था। सेना की जैसे रसद की व्यवस्था करना है, उसके सैन्य जो सामान है उसकी व्यवस्था करने का कार्य, ये सारे कार्य ये देखता था। इसके बाद में करें दीवाने इंसा, ये शाही पत्र व्यवहार से संबंधित जो कार्य है वो देखता था। फिर है दीवाने रिसालत, ये एक विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था कि अन्य जो शासक है उनसे किस तरीके से किस विषय पे बातचीत करनी है, वो सारे कार्य कौन देखता था, दीवाने रिसालत। इसके आगे हम बात करें अन्य मंत्रियों के बारे में, यदि हम बात करें तो सद्र उस सुदूर। सद्र उस जो सुदूर जो पद है ये दीवान एक खैरात या कहे धर्म विभाग का प्रमुख हुआ करता था और इसका एक अलग से कोष होता था। अब इसमें पैसा कहां से आता था, वो आता था जो जकात से जो प्राप्त धनराशि है वो इस कोष में एकत्रित की जाती थी और इस कोष पे संपूर्ण जो नियंत्रण होता था वो किसका होता था, सद्र उस सुदूर का। ये डिसीजन लेता था और हमेशा ये जो पैसा आता है ये धार्मिक रूप से जो मुस्लिम जो लोग थे या मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी कार्य करना है उसमें ही खर्च किया जाता था, अन्य किसी कार्य में खर्च नहीं होता था इसका कोष। आगे बात करें काजी उल कुजात की। काजी उल जो कुजात है वो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि सर्वोच्च पद पे होता था, नहीं, ये न्याय विभाग का तो प्रमुख है लेकिन इसके ऊपर भी जो डिसीजन लेने वाला है वो कौन होता है, सुल्तान होता है। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक जो है ये सूचना विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सूचनाओं से संबंधित जितना भी कार्य है वह किसके अंडर में हुआ करता था, बरीद ए मुमालिक के। फिर है दीवाने वकूफ, इस पद की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने और इसका जो कार्य था वो व्यय के कागजात तैयार करना इसका कार्य था। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज जो पद है इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका जो प्रमुख कार्य था वो था बकाया राजस्व को कैसे एकत्रित किया जाए और उसको एकत्रित करना, इसका कार्य हुआ करता था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पद की स्थापना की थी या इस विभाग की स्थापना की थी और इसका जो कार्य था वो था भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये प्रमुख कार्य था। अब इन पदों के अलावा जो प्रमुख
मंत्री थे या कर्मचारी थे जो हमेशा दरबार में या कहें कि राजमहल में प्रेजेंट होते थे। तो वो कौन कौन से प्रमुख पद हैं, उनमें बात करें सबसे पहले वकीले दर। वकीले जो दर था, ये शाही महल व सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाओं हैं उनका जो प्रबंधन है वो कार्य कौन देखता था, वकीले दर। दूसरा है बारबक। बारबक का कार्य था दरबार की शानो शौकत और रस्मों की देखरेख करना का कार्य किसका था, बारबक का। और अमीर हाजिब, ये सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था और दरबार में जो शिष्टाचार है उसके लिए भी उत्तरदायी कौन था, अमीर हाजिब। मान लीजिए सुल्तान का कोई दुश्मन है और वह उससे मिलने के बहाने आ जाए, उस पर हमला कर सकता है, तो इसलिए पहले उसकी क्या की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। ये सारा कार्य करता था अमीर हाजिब। फिर अमीर शिकार, जैसे सुल्तान यदि जब भी कभी शिकार पे जाएंगे तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा, अमीर शिकार करेगा। अमीर मजलिस, सभाओं और दावतों या विशेष उत्सवों का जो प्रबंधन है वो सारा अमीर मजलिस देखता है। और सर ए जहांदार, सुल्तान के जो अंगरक्षक हैं उनका जो प्रधान है उसको सर ए जहांदार के नाम से जाना जाता था। तो ये 6 जो कर्मचारी हैं ये हमेशा दरबार में, राजमहल में उपस्थित होते थे और इनके ये जो कार्य अपन ने अध्ययन किया ये सब थे। तो इस तरीके से हमने अध्ययन कर लिया केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो प्रांतीय जो शासन है या प्रांतीय जो प्रशासन है उसकी हम बात करें तो ये केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रतिरूप का मतलब जिस तरीके से केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी ठीक उसी का एक तरह से फोटोप्रति कह सकते हैं, प्रतिरूप था, वो राज्य में लागू था। अब उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जितना अपने सिलेबस में दे रखे हैं वही अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रांतपति है, जिस तरीके से केंद्र में सुल्तान सर्वोच्च पद पे होता है उसी तरीके से स्टेट में या कहें प्रांत में वहां पे जो प्रांतपति जो होते थे उनको वजी या नाजिम के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, सुल्तान करता था। और राजस्व की यदि हम बात करें तो जो राजस्व अधिकारी होता था वो कहलाता था सिख। तो सिख के नाम से राजस्व अधिकारी को जाना जाता था जो राज्य में हुआ करता था या एक जिले के अंदर होता था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।